वेलकम स्टूडेंट्स, राय पब्लिकेशन के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। इसी सीरीज़ के अंतर्गत हमने कुछ चुनिंदा हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स या ऐतिहासिक पात्रों से आपको रूबरू करने का सुकार्य शुरू किया है। स्टूडेंट्स, इस सीरीज़ के पहले मिनी लेक्चर में मैंने आपको चंद्रगुप्त मौर्य से इंट्रोड्यूस करवाया था। तो चलिए आज हम बात करेंगे चाणक्य की। चाणक्य भी चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन था और भारतीय सभ्यता के महान आचार्य, महान प्रोफेसर्स, महान थिंकर्स और महान डिप्लोमैट्स यानी राजनीतिज्ञों और डिप्लोमैट यानी कि राजदूतों में से एक था। स्टूडेंट्स, पहले जब हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहे थे तो हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट से अपनी बात स्टार्ट की थी कि मौर्य साम्राज्य या मौर्य एम्पायर का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। तो इसी कड़ी में हम देखते हैं कि इस महान साम्राज्य की स्थापना में चाणक्य जैसे महान विचारक और महान प्रोफेसर या महान आचार्य की भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। चाणक्य तक्षशिला नामक महानगर या महान सिटी में पैदा हुआ था। उनका जन्म 375 ईसा पूर्व बीसी में हुआ था और मृत्यु पाटलिपुत्र, जो कि आधुनिक पटना का पुराना प्राचीन काल का नाम है, वहां हुई थी 283 ईसा पूर्व में, 283 बीसी में। स्टूडेंट्स, चाणक्य ने बहुत ही कम उम्र से ही अपनी शिक्षा दीक्षा शुरू कर दी थी और देखते ही देखते वे अपने क्षेत्र में, राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में एक महान विद्वान, एक प्रकांड पंडित के रूप में स्थापित हो गए। कुछ ही समय बाद में उन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय के अंदर आचार्य यानी प्रोफेसर के रूप में पढ़ाना प्रारंभ किया और एक अल्प समय में उनकी ख्याति विश्व के सभी महान सभ्यताओं और देशों में फैल गई। ये बात कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि जब हम तक्षशिला विश्वविद्यालय का नाम लेते हैं और ईसा पूर्व 3री और 4थी शताब्दी के तक्षशिला विश्वविद्यालय का जिक्र करते हैं तो ये एक स्वाभाविक सा तथ्य है कि उस समय तक्षशिला विश्वविद्यालय एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, एक ख्यातिमान अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बन चुकी थी। यहाँ न केवल भारत से बल्कि चीन, तिब्बत, श्रीलंका आसपास के क्षेत्रों से भी दूर दूर विश्व के दूसरे देशों से भी लोग बाग पढ़ने के लिए आते थे। तो ऐसी यूनिवर्सिटी में, ऐसे विश्वविद्यालय में चाणक्य ने राजनीति शास्त्र के अंदर, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के अंदर, नीति शास्त्र यानी एथिक्स के अंदर और जूरी यानी जस्टिस यानी लीगल सिस्टम के एजुकेशन में इन्होंने पारंगत हासिल की। स्टूडेंट्स, बाद में चलकर ये हमें कई किताबों से जानने को मिलता है कि उस समय का जो पाटलिपुत्र में नंद साम्राज्य का शासन था, उसी नंद साम्राज्य के अंतिम शासक घनानंद ने चाणक्य को भरे दरबार में अपमानित किया था और ऐसी मान्यता है कि इसी अपमान का बदला लेने के लिए चाणक्य ने यह शपथ ली कि मैं नंद साम्राज्य को और इस घमंडी घनानंद को बिल्कुल नस्ते नाबूद कर दूंगा, इसकी जगह एक नई राजवंश को स्थापित करने की चेष्टा करूंगा, प्रयत्न करूंगा और उसने वास्तविकता में ऐसा ही किया। चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत ही सकुशल नेतृत्व प्रदान करके, सकुशल एडवाइस प्रदान करके, सुलह प्रदान करके उसने वास्तव में चंद्रगुप्त मौर्य की शक्ति को चैनलाइज करके मौर्य साम्राज्य की नींव डाल दी। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट हमारे सामने आता है स्टूडेंट्स, वो ये कि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य मिले कहाँ। तो ये मिलन भी तक्षशिला विश्वविद्यालय में हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य भी उन महान राजाओं, उन महान सामंतों, उन महान योद्धाओं में से एक था जिसकी शिक्षा दीक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय में हुई थी। और स्टूडेंट्स, आप समय की विडंबना देखिए या समय के पहिए का एक रोचक घुमाव देखिए कि जिस तरह अलेक्जेंडर या अलेक्जेंद्र जिसे कहा जाता था, वो जिस तरह सोक्रेटिस का छात्र था, आई बेग योर पार्डन, जिस तरह वो एरिस्टोटल का छात्र था, उसी तरह
जिस तरह एरिस्टोटल ने अलेक्जेंडर को शिक्षा दी थी, ठीक उसी तरह उसी समय के दौरान ये सब समकालीन थे, उसी तरह चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दीक्षा दी थी। माफ कीजिएगा, सोक्रेट्स का नाम मुझे इसलिए याद आया क्योंकि एरिस्टोटल की जो शिक्षा हुई थी वो सोक्रेटिस द्वारा हुई थी। तो एरिस्टोटल ने अलेक्जेंडर या अलेक्जेंडर को पढ़ाया था और हमारे महान विचारक, महान प्रोफेसर चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ाया था। और यहीं से चाणक्य और चंद्रगुप्त की एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग कथा, एक बहुत ही दो ऐतिहासिक पात्रों का बहुत ही इंटरेस्टिंग तालमेल हमको इतिहास में पढ़ने को मिलता है। स्टूडेंट्स, चाणक्य को ऐतिहासिक पात्र के रूप में एस्टैब्लिश करने वाले, अगर हम ऐतिहासिक साक्ष्यों की बात करें, प्रमाणों की बात करें, तो हमें कुल मिलाकर 4 अलग अलग साक्ष्यों से, ऐतिहासिक स्रोतों से चाणक्य के होने के प्रमाण मिलते हैं। सबसे पहले हम बौद्ध स्रोतों की अगर हम बात करें तो महायान बौद्ध से जुड़ी हुई वंश संस्थापिका श्रेणी नामक एक ग्रंथ से हमें चाणक्य के होने का प्रमाण मिलता है। वहीं हम जब जैन ग्रंथों की बात करते हैं तो परिशिष्टि पर्वण, जिसके लेखक थे हेमचंद्र, इस ग्रंथ से भी हमको चाणक्य के बारे में जानकारी मिलती है और उनका चंद्रगुप्त मौर्य के सानिध्य में उस समय की राजनीति के अंदर वर्चस्व स्थापित करने की बात मिलती है। तीसरा जो साक्ष्य हमारे सामने है वो है कश्मीरी हिस्टोरियोग्राफी से, और इसमें हमें सोमदेव द्वारा कृत कथा सरित सागर से जानकारी मिलती है, और बृहद कथा मंजरी जिसके रचयिता थे क्षेमेंद्र, उससे भी हमको चाणक्य के होने का प्रमाण मिलता है। और जो अंतिम स्रोत हमारे सामने चाणक्य का प्रमाण पेश करता है वो है विशाखादत्त, जो मौर्य साम्राज्य के महान साहित्यकार थे, उनके द्वारा लिखा हुआ संस्कृत भाषा का नाटक मुद्रा राक्षस। तो इन 4 स्रोतों से हमें चाणक्य के बारे में जानकारी मिलती है। हमें यह भी जानकारी मिलती है कि चाणक्य 2 और नामों से भी विख्यात थे, एक कौटिल्य और एक विष्णुगुप्त। तो कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य ये एक ही व्यक्ति के नाम थे। अब हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, अर्थशास्त्र एक महान ग्रंथ था। ये पूरा का पूरे हमारे पास आज उपलब्ध नहीं है, मगर इसके एक्सेप्ट्स, छोटे छोटे टुकड़े, कोटेशंस हमारे पास उपलब्ध हैं। अर्थशास्त्र के कई कोटेशंस हमको यूनानी लेखकों के ग्रंथों से मिलते हैं। हम मेगास्थीन्स की बात करते हैं तो मेगास्थीन्स ने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका, उसके अंदर में से कई इंपॉर्टेंट अंश हमको अर्थशास्त्र में से लिए हुए दिखते हैं। तो ये एक महान ग्रंथ था जो मौर्य साम्राज्य और नंद साम्राज्य के तत्कालीन समय में जो अर्थव्यवस्था थी, पॉलिटिक्स थी, पावर यानी सत्ता का जो खेल था, सत्ता से जुड़े हुए अलग अलग एस्पेक्ट्स, पक्षों पर जो चिंतन था, उस सब का निचोड़ अर्थशास्त्र में हमको मिलता है। उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, सेना की क्या दशा थी, और एक आदर्शवादी तरीके से सेना का, प्रशासन का क्या स्वरूप होना चाहिए, ये सारा चिंतन हमको अर्थशास्त्र में मिलता है। इस हाई लेवल के चिंतन, इस हाई लेवल की थिंकिंग की वजह से ही कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त की जो शुमारी है, उनकी जो गिनती है, वो विश्व के महानतम राजनीतिक विज्ञान के विद्वानों में से होती है। यानी कि उन्हें एरिस्टोटल, सुकरात, मध्यकाल की अगर हम बात करें तो मैकियावेली आदि महान राजनीतिक विचारों के समतुल्य रखा गया है। इनफैक्ट चाणक्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली, जो यूरोप का महान दार्शनिक और महान राजनीतिक विचारक था, उसी के द्वारा कृत प्रिंस नामक ग्रंथ से जोड़कर देखी जाती है। अर्थशास्त्र के अंदर कुल 15 अध्याय थे। इन 15 अध्यायों को 150 यानी कि 150 अध्यायों में बांटा गया था, और पूरे अर्थशास्त्र के अंदर लगभग 180 प्रकरण मिलते थे। इसके साथ साथ करीब 6000 क्लिष्ट संस्कृत श्लोकों में यह महान ग्रंथ लिखा गया था। फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र के अलावा जो एक और बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ चाणक्य द्वारा लिखा गया था वो था चाणक्य नीति शास्त्र। ये बेसिकली एक चाणक्य के चिंतन में जो पाई जाने वाली महत्वपूर्ण फ्रेजेस हैं या जो इडियम्स हैं या जो कहावतें हैं, उनका एक संकलन है। इसमें हमें तत्कालीन जुडिशियल व्यवस्था, लीगल व्यवस्था, विधि की जो व्यवस्था थी, उसके बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
एक और अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण आप साहित्यिक स्रोत कह सकते हैं जिससे विष्णुगुप्त, चाणक्य या कौटिल्य के होने का प्रमाण और उसका चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक यात्रा से एक प्रगाढ़ रिश्ता देखने को मिलता है, वो है आपकी पंचतंत्र। तो स्टूडेंट्स, ये सारी थी चाणक्य की क्वालिटीज। चाणक्य अरस्तु, सुकरात की तरह ही भारतीय सभ्यता का वो एक दैदीप्यमान सितारा है जिन्होंने हमारे चिंतन को, हमारे राजनीतिक चिंतन को, इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था के चिंतन को एक नया कीर्तिमान स्थापित करके दिया। भारत के महान डिप्लोमैट शिवशंकर मेनन, जिन्होंने अभी कुछ साल पहले ही भारत के फॉरेन सेक्रेटरी, विदेश सचिव का गरिमामय पद संभाला था, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि चाणक्य के अर्थशास्त्र में और बाकी ग्रंथों में और बाकी बातों में जो पावर या सत्ता से जुड़ा हुआ जो चिंतन हमको देखने को मिलता है वो आज 21वीं शताब्दी के विश्व में भी एक महान ज्ञान बन सकता है। तो इसी के साथ में हम आज का ये मिनी सीरीज खत्म करते हैं। अगले सीरीज में हम एक और ऐतिहासिक पात्र के साथ उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और राय पब्लिकेशन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको इतिहास और हिस्ट्री से जुड़े हुए और तथ्यों और गहराई में जाना हो। थैंक यू सो मच।